नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी कहानी बिल्लो की भीष्म प्रतिज्ञा का अंतिम भाग। पिछले में आपने सुना कहानी का नायक बिल्लो के विशेष आमंत्रण पर उसके यहाँ खाने पर पहुंचा है रात को, और वहीं बिल्लो उसको अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बता रही है। उससे यह सुनकर कि वह संसदीय का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और एक शीर्ष पार्टी के शीर्ष नेता को अपने चंगुल में फंसा रखा है, ऐसे कि यदि उन्होंने टिकट देने से मना किया तो वह उन बातों को ओपन करके उस नेता की ही नहीं पूरी पार्टी की स्थिति को चुनाव के समय खराब कर सकती है। लीजिए सुनिए वह आगे क्या कह रही है। इतना कहकर बिल्लो ने लंबा कस लेकर बहुत सा धुआं उगल दिया और काफ़ी कुछ को अंदर ही जज्ब कर लिया। इसके उलट वो बातें एक भी जज्ब नहीं कर रही थी। उसके इस रहस्योद्घाटन ने मुझे अचंभित कर दिया कि आखिर ये औरत है क्या, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, क्या क्या कर चुकी है। मैं बड़े आश्चर्य से उसे देख रहा था। मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा आश्चर्य था कि महिला के नाते इसने इतनी परेशानियों का सामना किया है, लेकिन फिर भी एक महिला होकर अपने टारगेट को पाने के लिए महिला ही को साधन बना रही है, उसी का सेक्सुअल हैरेसमेंट करवा रही है। मेरा मुंह आधा खुला हुआ था। मुझे इस तरह देखकर वह खिलखिलाई। का हो, ऐसे का देख रहे हो? मैं आश्चर्य भाव से वापस लौटा। पूछा, बिल्लो वाकई दुनिया ही नहीं, तुम भी हम भी सब कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। ये नेता, होटल, औरतों का इंतजाम, रिकॉर्डिंग, वह भी वाराणसी में। यह सब तुमने कहाँ से सीखा, कैसे कर ले रही हो यह सब? बिल्लो बोली, तुम्हारू का बात करत हो, ये सब आजकल कौन बड़ा काम है। फिर बिल्लो ने भतीजे के योगदान का जिक्र किया। कहा, औरत फौरत का इंतजाम वही के सहारे है। मैं बताती रहती हूँ, वह वैसा ही करता रहता है। उसे मैं अपने अनुभवों से इतना तैयार कर देना चाहती हूँ कि वो भी एक दिन सांसद का चुनाव लड़ने लायक हो सके। पहले उसको विधायक बनाऊंगी, काहे से हमने देखा कि ई पढ़ने लिखने में कुछ खास है नहीं। BA MA करने, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी का कोई फ़ायदा नहीं। बेरोजगारी के इस युग में नौकरी कहीं है नहीं। नौकरी वही पा रहे हैं जो पढ़े लिखे माँ विरले हैं। बाकी तुम देख ही रहे हो कि PhD की लोग सफाई कर्मी के लिए परीक्षा दे रहे हैं। महाराष्ट्र में एक PhD किए सफाई कर्मी को ट्रांसफ़र के मुद्दे पर बर्खास्त कर दिया गया। अखबार में फ़ोटो सहित पड़ा था। तो हमने कहा, काम धंधा करो, चुनाव लड़ो, अब यही बचा है। मैं जहाँ सांसदी का अगला चुनाव लड़ूंगी, वहीं भतीजा विधायकी का चुनाव लड़ेगा। मगर ये जो 1 साल बाद होने वाला है, इसको छोड़कर इसके बाद वाला यानी 6 साल बाद, हम साफ कह दिए हैं, तब तक जय लड़का बच्चा पैदा करेगा हो, कर लो। राजनीति में आए के बाद लड़का बच्चा के चक्कर में कमज़ोर न पड़ जाओ। मैंने कहा, वाह बिल्लो, बड़ा लंबा दूरगामी प्रोग्राम बनाया, मगर इस रास्ते पर आजकल तो बड़े खतरे हैं, कैसे निपटोगी? जैसे बाकी चीज़ों से निपटती आ रही हूँ वैसे यहू से निपट ले। मैं हर तरह से तैयारी कर रही हूँ और करवा भी रही हूँ। टारगेट को लेकर औरतों को यूज करने, भतीजे से सारा इंतजाम कराने की बात मुझे बहुत पिंच कर रही थी कि यह गंवाई दुनिया की वो कर भतीजे से इस बारे में कैसे बात करती है। उसकी बीवी एतराज़ नहीं करती क्या? मैंने पूछा तो हंस कर बोली, शहर के हो के तुम भी कैसी बात कर रहे हो? रिश्तों का चाबुक हमने बहुत सहा है। भतीजा, उसकी बीवी और हम एक दोस्त की तरह बतियाते हैं, सब मिल के तय करते हैं, सब खुल कर बतियाते हैं, तो कोई बात छिपाते लुकाते नहीं। वो तुम लोग क्या कहते हो कि पूरी पारदर्शिता बनाए रखते हैं। कहकर वह हंस दी। मैं भी हंसता हुआ उसे देखता रहा। मैंने सोचा, यह जितना बता रही है, जितना मैं देख रहा हूँ, उस हिसाब से इस एरिया में गिने चुने ही इसके सामने टिक पाते हैं। खेत बेचने की जिम्मेदारी रिश्तेदार के बजाय इसी को दे दूँ। मैंने बात आगे बढ़ाई। उसके एलोवेरा की खेती का भी प्रसंग उठाया तो वह कुछ देर के बाद बोली, देखो, मैं तो यही कहूँगी कि खेत बेचो ही नहीं, इससे जन्मभूमि से रिश्ता बना रहेगा, आते जाते रहोगे। अरे घूमने फिरने जाते ही रहते हो, परिवार को लेकर एक बार यहाँ भी आ जाया करो। रही बात पैसों की, तो यही कहूँगी कि बेचकर एक बार पैसा पाओगे, ख़त्म कर दोगे। ऐसे हर साल बढ़िया पैसा मिलेगा, खेत की कीमत दिन पर दिन बढ़ेगी ही, दोहरा फ़ायदा है। हाँ, अगर बेचना तय कर लिया है तो ठीक है, मैं करा दूँगी। बिल्लो की बात में मुझे दम नज़र आया। दूसरी बात कि बिल्लो मुझे बराबर इतना मोहे जा रही थी कि मेरे मन के किसी कोने में यह बात उठ रही थी कि अगर कोई जरिया यहाँ आने का बन जाए तो अच्छा ही है।
शिखर भी कह रहा था कि यहाँ से चला जाएगा तो फिर कोई बहाना ही नहीं बचेगा। अगर मैं खेत ना बेचूं, एलोवेरा ही को ट्राई करूं, शिखर को भी तैयार करूं, पैसे मिलने लगेंगे तो वह भी रुकेगा ज़रूर। उसके रुकने से आसानी रहेगी। वह कह ही रहा था कि घर का कोई आता जाता रहता तो भी वह यहीं रहने की सोचता। इन दो बातों को सोचकर मैंने निर्णय लेने में देरी नहीं की, तुरंत कहा, बिल्लू, तुम्हारे प्यार, व्यवहार, तुम्हारे काम को जानने के बाद मेरे मन में तुम्हारी जो खास तस्वीर बनी है वह मुझे रोक रही है, मोह रही है। मेरा मन भी कह रहा है कि अब कुछ ऐसी व्यवस्था करूं कि यहाँ से रिश्ते का जो पेड़ सूख गया है उसे फिर से हरा भरा करूं। और यह तभी होगा जब मैं तुम्हारी यह सलाह मान लूँ कि खेत ना बेचूं, खेती करवाऊं, आता जाता रहूं। इसलिए यह अब तय है कि खेत नहीं बेचूंगा। एलोवेरा में जैसा पैसा बता रही हो मैं चाहूँगा कि वही करवाऊँ। उसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। माल के कंपनी तक जाने, पेमेंट वगैरह की व्यवस्था तुम देख लोगी तो मुझे आसानी रहेगी, नहीं किसी और फसल के बारे में सोचना पड़ेगा। पहली बार बिल्लू मेरी बातों से कुछ हैरानी सी दिखाती हुई बोली, तुम तो हमार करेजवा ही निकाल ली हो। इससे बढ़िया और क्या होगा, कम से कम एक जने तो यहाँ से संबंध बनाए रहोगे। तुम ऐसा करोगे तो शिखर भी यहाँ से छोड़ के जाएगा नहीं तो पूरा कैथान ऐसे भी खाली हो चुका है। मगर एक बात कहूँ कि जिम्मेदारी शिखर को ही दो। गांव का मामला है, बात फैल जाएगी कि हमने तुम्हें भड़का कर परिवार से अलग कर दिया, सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, इसलिए जिम्मेदारी उसी को दो। बाकी मैं पूरी निगाह रखूँगी, कहीं गड़बड़ की तो तुरंत ठीक कर दूँगी। वैसे उसकी हिम्मत ही नहीं है, फिर उसे भी तो काम के लिए मुझ पर ही निर्भर रहना है, समझे। मगर सच सच बताओ तो एक बात पूछूं। मैंने कहा, पूछो। कैसी बात करती हो बिल्लू, तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, पूछो जो पूछना है। तो बताओ कि जो निर्णय लिए हो, मेरे प्यार, व्यवहार, मेरे मोहने का कितना हाथ है उसमें, और कितना हाथ खेतों का है, उसमें खेती कराने का है। कहकर बिल्लू हंसी और फिर बोली, देखो सच सच बताना, एकदम वह तरह जैसे बचपन में सारी बातें बताते थे। मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा, बिल्लू तुम वाकई हर बात में इतनी मैच्योर, इतनी समझदार हो गई हो। इसके लिए मैं तुम्हारी जितनी तारीफ करूं उतना कम है। तुम्हारे इस रूप की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और जिस तरह तुमने पूछा, जितना प्यार इसने दे रही हो, उसके बाद तो मैं चाह कर भी कुछ छिपा नहीं सकता। झूठ बोलने की तो बात ही नहीं। मेरा जवाब इतना ही है कि मेरे निर्णय में सबसे अहम रोल, पहला रोल तुम्हारे प्यार, स्नेह का ही है। बल्कि इसी ने मुझे यह निर्णय लेने के बारे में सोचने की तरफ मोड़ा। दूसरा, खेती या खेती कराने या फ़ायदे नुकसान की बात है तो उसका रोल तुम इतना ही मानो जितना कि दाल में नमक। मैं यही कहूँगा कि तुम्हारे प्यार ने मुझे अपनी जड़ से, अपनी ज़मीन से सारे रिश्ते तोड़ने से रोक दिया। मुझे लगता है मेरे रुकने से शिखर भी रुकेगा। तुमने वाकई बहुत बड़ा काम किया, मगर यह जरूर कहूँगा कि तुमने बचपन के इस रिश्ते को जो एक नई ऊर्जा, नई ताकत, नया रंग, नया रूप, नई उमंग दी है, इसे और आगे बढ़ाते रहना, ठहरने रुकने मत देना। यही सब तो तुमको भी करना है, तुम भी पीछे मत हटना। सूरत घर लौटते ही भूल मत जाना। मुझे डर यही है कि जाते ही बिजनेस, बीवी, बच्चों में ये सारी बातें भूल ना जाओ। मेरी बातों का मतलब कतई ना निकालना कि बीवी, बच्चों, बिजनेस को भूल जाओ। यहाँ वहाँ सबको याद रखो, सबको गले लगाए रहो। बिल्लो, यह भी कहने की बात है क्या? जिस बात की कल्पना भी नहीं की थी वह डिसीजन मैंने लिया है, तो मैं कैसे खुद पीछे हट सकता हूँ। मुझे तो अब दोहरी खुशी मिली है और हर कोशिश यही करूँगा कि मिलती रहे। भगवान चाहेगा तो यही होगा। और तुम्हें अभी से बता दे रही हूँ कि अपनी बिल्लो, अपने भतीजे के चुनाव में तुम्हें अब आना जरूर है। सिर्फ आना ही नहीं है, अपनी पूरी ताकत भी लगानी है। मैं तुम्हारे पूरे परिवार का नाम यहाँ की वोटर लिस्ट में डलवाऊंगी, सबका राशन कार्ड वगैरह सब बनवाऊंगी। तुम्हारे हिस्से का जो मकान यहाँ पड़ा है उसे भी ठीक करवा दूंगी। तुम पैसा आगे पीछे देते रहना। उसके लिए तुम्हें क्षण भर को भी अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, तुम जो कहोगी वो करूँगा बिल्लू। अच्छा, बिल्लू ने बड़े भेद भरे अंदाज में कहा। मैंने कहा, हाँ, तुम्हें शक नहीं करना चाहिए, सोच लो। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है? तो बचपन में जैसे हमारे पास बैठते तो वैसे ही मेरे पास यहाँ इधर आकर बैठो। बिल्लू ने ठीक अपनी बगल में हथेली रखते हुए कहा।
बिल्लो की यह बात मेरे लिए अप्रत्याशित थी। मैं एकदम सकपका गया, चुपचाप एकटक उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर अपनी बात कहते कहते गहन गंभीरता छा गई थी। मैं करीब 7 फीट की दूरी पर बैठा था, लेकिन वहां से भी देख रहा था कि बिल्लो की आंखें भरी हुई थी। मैं उसके चेहरे को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बिल्लो के मन में चल क्या रहा है या क्या चाहती है। मुझे चुप देख बिल्लो बोली, क्यों, डर गए? हमारे पास बैठने में डर लग रहा है? बचपन से ही तुम डरपोक थे। तब भी जब बैठते थे मेरे पास तो चौंक चौंक कर देखते रहते थे हर तरफ की कोई देख तो नहीं रहा। एक तरफ चौंकते रहते थे, दूसरी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा सटने की कोशिश भी करते रहते थे। तुम्हारी इस हरकत पर मैं मन ही मन हंसती थी, मगर इस समय तो यहाँ देखे वाला क्यों नहीं बा। फिर काहे इतना डरात है? कुछ बोला? बचपन वाला गिफ्ट मुझे उसी समय को जीते हुए उसी समय की तरह हाथों में थमाया था। कितना निश्चल था तुम्हारा वह गिफ्ट, तुम्हारा तरीका। कब वैसे ही बचपन की तरह बैठ नहीं सकते? कुछ वैसे ही बातें नहीं कर सकते जो तब किया करते थे? बिल्लो अब भी मुझे एकटक देखे जा रही थी। उसकी चमकदार आंखों में आंसू और भी ज्यादा तेज चमक रहे थे। मेरे दिमाग में अब भी एक शब्द नहीं सूझ रहा था कि मैं उससे क्या कहूँ। उसके पास जाऊं कि नहीं, या उचित होगा कि नहीं। मेरी चुप्पी को वह ज्यादा देर सह नहीं पाई और बोल दिया, मगर खड़ी बोली में कहा, कोई बात नहीं, हम ही सब गड़बड़ कर बैठे। पहले ही की तरह कुछ बौरा आ गई तुम्हें देख के। हमें सोचना चाहिए कि अब बचपन बीत गया है, परिस्थितियां बदल गई है। तुम शादीशुदा हो, मैं भी। कहने कोई सही, दुनिया या कहाँ जानती है कि उस निठल्ले ने चुड़ियारिन और कई और आवारा बदमाश औरतों शराब के सामने मुझे छुआ ही नहीं, आया ही नहीं मेरे पास। पहली रात भी उसी चुड़ियारिन के पास पड़ा रहा। हाँ, तुम बीवी बच्चे वाले हो। बचपन के साथ बचपन का रिश्ता भी खत्म हो गया और हम बुढ़ौती में बचपन का रिश्ता निभाने चले हैं। लगता है बेवजह तुम्हें परेशान किया। चलो अच्छा बताओ, चुनाव में भाषण देना बहुत बड़ा काम है और हमें ठीक से आता नहीं। तुम हमें भाषण देना कैसे सिखाओगे? इतना कहने के साथ ही बिल्लो ने साड़ी के आंचल से दोनों आंखें पोंछ ली। फिर अपनी स्थिति को एकदम बदलने की कोशिश में बनावटी हंसी हंसते हुए बोली, हाँ, भाषण देना सिखा पाओगे कि नहीं? बड़ी हिम्मत कर अब की मैं बोला। जो आदमी एक छोटी सी बात का जवाब ना दे पा रहा हुआ भाषण देना क्या सिखाएगा बिल्लो? इतना कहकर मैं उठा और उसके पास जाकर वैसे ही बैठ गया जैसे बचपन में बैठा करता था। उसकी आंखों को मैंने देखा, वह फिर भरी थी। मैंने उन्हें पूछा, कहा, बिल्लो, मेरी नज़र में तुम आयरन लेडी हो और आयरन लेडी की आंखों में आंसू कभी नहीं आते। फिर हम बड़ी देर तक बातें करते रहे। उस दौरान मैंने साफ साफ देखा कि उस आयरन लेडी की भावनाएं, उसका हृदय बाकी महिलाओं की तरह कोमल, निर्मल, फूल सा नाजुक है। मगर उसने जितनी बातें की वह किसी विकट, संघर्षशील, जुनूनी, निडर, जीवट वाले मर्द के लिए भी एक चुनौती है। इतने दिनों में उसने खाद, बीज, मिट्टी के तेल, सरकारी राशन, किराना, कपड़े की दुकान के साथ साथ साइकिल, टायर ट्यूब की दुकान चलवा रखी है। कपड़े की सबसे बड़ी दुकान उसी की है। अच्छे खासे कस्बे का रूप ले चुके उस एरिया में उसने व्यवसाय की जो दुनिया बनाई थी, उसके सामने वहाँ कोई दूसरा नहीं था। उसकी लठैतों की पूरी फौज थी और दिन भर वह उनके साथ व्यवसाय की दुनिया संभालती थी। उसकी क्षमता, उसका जुनून साफ कह रहे थे कि धर्म जात की राजनीति का वह शिकार नहीं हुई तो जल्दी ही सांसद भी होगी। उसका कड़कपन, करुणामय हृदय देखकर मेरे मन में आया कि 33 नहीं, आधे विधायक, सांसद महिलाएं होनी चाहिए। इससे ताकत, सत्ता के मद में अत्याचारी बन गई नेता नगरी की छवि सुधरेगी, क्योंकि जब सत्ता की ताकत के साथ मद नहीं, करुणा भी होगी, तब ये तथाकथित जनसेवक वाकई जनसेवक बन सकेंगे। इनको 33% आरक्षण वास्तव में इनके और जनता वास्तव में दोनों के साथ धोखा है। जब ये आधी दुनिया है तो इनके लिए भी प्रधानी से लेकर सांसदी तक में आधा यानी 50% आरक्षण ही न्यायोचित है। बाकी सब धोखा या अन्याय है। इस बात के साथ ही मेरे मन में आया कि बिल्लो इसी को मुख्य मुद्दा बना ले तो बड़े फायदे में रहेगी। जब उससे कहा तो उसने बात को हाथों हाथ लिया। कहा,
ये बचपन का साथ कुछ बड़ा कारनामा जरूर करेगा, इस बात से तो हम निश्चिंत हो सकते हैं। रात का पहला पहर मेरे लिए बड़ा तनावपूर्ण था कि बिल्लो अकेली है। वहीं दूसरा पहर आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत अकल्पनीय था। हालांकि इस पहर में भी हम और बिल्लो ही थे। मेरी अच्छी रात के गर्भ से मेरी सुबह बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत पैदा हुई थी। मैं जब सुबह बिल्लो के प्यार स्नेह से भरी आवभगत से निकलकर शिखर के पास जा रहा था, तभी बिल्लो के भतीजे को सपरिवार वापस आते देखा। जीप में परिवार के साथ साथ विदाई में मिला अच्छा खासा सामान भी दिख रहा था। शिखर और चाचा मुझे मेरा इंतजार करते मिले। मैंने चाचा शिखर के सामने एलोवेरा की खेती से अपना प्लान रखा तो चाचा तो खुशी खुशी तैयार हो गए। खुशी इतनी कि जैसे उन्होंने जिस चीज़ की उम्मीद ही न की हो वह न सिर्फ मिल गई बल्कि बेइंतहा मिल गई हो। मगर शिखर इस शर्त के साथ तैयार हुआ कि जब तक यह सब मैं करूँगा तभी तक वह करेगा, और कम से कम चौथे महीने में अवश्य आऊँगा। मैंने आँख मूंद कर उसकी शर्त मान ली। सोचा कि जब नकदी हथेली गर्म करने लगेगी तो यह शर्त अपने आप भूल जाएगा। बीच में एक आध बार इसको सूरत बुलाकर शहरों में इनके जैसे पढ़े लिखों की नौकरी बिजनेस में क्या हालत है, ये खुद कहाँ ठहर पाएंगे, इसका एहसास करा दूंगा। तब यह शहर के नाम से भागेगा। इसके बाद मैं पूरा 2 दिन गांव में रुका। इसमें पूरा एक दिन बिल्लो के साथ अपने गांव के साथ साथ कई और गांव घूमा। ये सारे गांव उसी संसदीय क्षेत्र में आते हैं जहां से बिल्लो ने चुनाव लड़ना तय किया था। इन गांवों में भी मैंने बिल्लो की अच्छी पकड़ देखी। वह सबकी प्यारी बिल्लो बुआ है, बच्चों, बड़ों, बूढ़ों, महिलाओं सब की। वह सबसे ऐसे मिलती मानो सब उसके ही परिवार के सदस्य हों। सब लगे हाथ अपने काम धाम के बारे में भी उससे बातें कर रहे थे। मैंने उससे रास्ते में कहा भी, बिल्लो तुम तो लड़ने से पहले ही सांसद बन गई हो। वह हंसकर बोली, बिल्लो तमाम जगह मेरा परिचय भी बिल्लो हंसकर रह गई। बिल्लो तमाम जगह मेरा परिचय भी कराती रही। बाबा का नाम लेकर कि ये उनके पोता है। अगला पूरा दिन मैं शिखर के साथ घूमा। जितना समय मैं सारे गांव घूमा फिरा, उस दौरान मैं उन बहुत सी चीज़ों को देख नहीं पाया जिन्हें मैं देखना चाहता था। कोई बुजुर्ग मुझे खरारा अरहर की दाल के सूखे पेड़ों से बनी झाड़ू लेकर अपना द्वार बुहारता नहीं दिखा। ना ही दौरी बांस की पतली कपच्चों से बनी बड़ी गहरी डलिया, झौआ, मौनी, कटौती, कटौता या कुछ लेकर डलिया बनाती कोई महिला। ना ही शाम को बाहर खटिया पर बैठे बतियाते लोग बुजुर्ग। ना ही शाम को घरों के बाहर नादों में चारा खाते गाय बैल, या शाम होते ही गांव के बाहर से गांव में अपने खुरों से धूल उड़ाता गाय गोरुओं का झुंड। गांव में इनके खुरों से उड़ती धूल ही के कारण तो इस बेला को गोधूली बेला भी कहा गया है। या गाय गोरु सीधे अपने उन घरों के सामने नादों पर जाकर रुकते थे जिन घरों के मालिक उन्हें बांधते थे। इन बेजुबानों को रास्ता बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, या अपने ठिकाने पर अपने आप पहुंचते थे। बचपन का जो कुछ भी मैं ढूंढ रहा था वह कुछ नहीं मिला। तिनक झाएं भी नहीं मिला। बिल्लो के बाद उसी से मेरी ज़्यादा पड़ती थी। उसका नाम तिनक झाएं नाम उसके अतिशय तुनक मिजाजी स्वभाव के कारण ही पड़ा था। वह शराब और गांव की राजनीति का शिकार हो कई साल पहले ही अपनी ही जान गंवा बैठा। शिखर ने उसके बारे में कुछ और बताया जो अच्छा नहीं था। बिल्लो मिली, मगर उसमें भी बचपन की मासूमियत अल्हड़ता ना मिली। दूसरे दिन वहाँ से चलते समय उससे फिर मिला था। उसने बड़े अपनत्व प्यार के साथ विदा किया। शिखर मेन रोड तक छोड़ने आया था। उससे विदा लेते वक्त मैंने बड़ा होने के अधिकार के साथ उसको काफ़ी पैसे दिए कि भाई मेरी तरफ से यह सब तुम सब के लिए है। आते वक्त मैं तुम सब के लिए कुछ लेकर नहीं आया था। मन में यह बात जरूर आई थी कि भाई तब हमारे तुम्हारे बीच रिश्ते में इतनी मिठास, इतनी मधुरता रह भी कहाँ गई थी। मैंने जौनपुर रिश्तेदार के यहाँ पहुँचने से पहले उन सब के लिए भी बहुत सा गिफ्ट लिया था कि जितना इन्होंने मुझ पर खर्च किया उसका हिसाब बराबर कर लूँ, कोई एहसान मुझ पर ना रहे। आखिर खेत बेचने से मना करने पर उनका कमीशन मर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें कोई नुकसान हो।
मगर पूरे परिवार ने अपने व्यवहार से मुझे पानी पानी कर दिया। गिफ्ट के लिए कहा, साफ कहा कि बहुत पैसा खर्च कर दिया, हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। उनके आत्मीय व्यवहार से मैं भीतर भीतर आत्मग्लानि महसूस करने लगा। बार बार यह बात मन में उठने लगी कि सब एक से नहीं होते। आत्मीय रिश्तों का कोई मोल नहीं होता, उसे पैसों से नहीं तोला जा सकता। रात को भी रिश्तेदार स्टेशन से तभी गए जब ट्रेन चल दी। उसी समय पत्नी का फ़ोन आ गया। बात करके जब डिस्कनेक्ट किया तो मन में इस बात के आते ही मैं पसीना से महसूस किया उस एसी बोगी में भी कि बिल्लों के साथ पूरी रात, बचपन के साथ और जो कुछ जिया उसे क्या नाम दूँ। उसे सही कहूँ कि गलत, या कि उस रिश्ते के बारे में ऐसा सोचना भी गलत है। और जब जब पत्नी के सामने होऊंगा तब तब खुद पर कितने घड़ों पानी को पड़ता महसूस करूंगा। तब मैं आत्मग्लानि को किस हद तक सह पाऊंगा। यह रिश्ता मुझ पर क्या प्रभाव डालेगा। इसे अपनी एक आदर्श पत्नी के साथ धोखा कहूँ या और अब तो बार बार गांव आना जाना रहेगा। बिल्लों के गांव, 20 में प्रतिज्ञा वाली बिल्लों के पास। धन्यवाद मित्रों।